हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लुसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। अपने लास्ट क्लास में देखा था महाजनपद का पार्ट 2, महाजनपद क्लियर हो गया है। आज आप पढ़ोगे चैप्टर 7, इसका नाम है विदेशी आक्रमण, जिसे हम फॉरेन इन्वेजन कहते हैं। इसमें आप देखोगे कि दो अलग अलग देश के लोग भारत पे आक्रमण करते हैं, उसमें किसका क्या इंपैक्ट रहा, कौन सा राजा आया, किसको हराया, किसके साथ युद्ध लड़ा, इसके बारे में देखोगे आप। इसमें पहले स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा कि फॉरेन इन्वेजन करता कौन कौन सा है। एक तो पर्सियन, दूसरा ग्रीक। पर्सिया को ग्रीक ये ईरान भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ईरानी लोग करते हैं, दूसरा ग्रीक लोग करते हैं, ग्रीस लोग करते हैं। अब पर्सियन इन्वेजन में आते कौन कौन से हैं? एक तो साइरस आता है, दूसरा कैम्बिसिस, तीसरा डायरस या ड्रायस बोलते हैं इसे भी, फिर जेरसस और ये आता है फिर डेरियस 3, ठीक है। तो इसका क्या इंपैक्ट रहता है, किस राजा के साथ वो लड़ाई लड़ता है, एग्जामिनेशन पर्पज से आज आप इसको देखोगे। नेक्स्ट देखोगे आप ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन में सबसे इंपॉर्टेंट था अलेक्जेंडर, इसलिए सिर्फ आप अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ोगे। अलेक्जेंडर कैसे आता है, वो क्यों आता है, जब वो आता है तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या होती है, कौन कौन सा राजा उसका साथ देता है, कौन कौन सा राजा उसका अपोज करता है, इसके बारे में देखोगे। और लास्ट आप देखोगे कि आखिरकार वो रिट्रीट कैसे करता है, अलेक्जेंडर वापस कैसे चला आता है भारत से, इसके बारे में। चलो, तो फॉरेन इन्वेजन में जब आप देखोगे तो इस पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये बात है लगभग 6 सेंचुरी बीसीई की, ठीक है। 6 सेंचुरी बीसीई के आसपास की बात है, जब मगध का फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब जब धनानंद मतलब वहां जो नंद महापद्म नंद आया था, महापद्म नंद के बाद वहां पे उसके 8 राजा और आए थे, प्लस 8 प्लस 1 प्लस 10th राजा जो था धनानंद आया था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया था। तो ये सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, उस समय ही फॉरेन इन्वेजन होता है। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्लास में कि ये देखो, अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो इसमें क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इलाके में जब धनानंद यहाँ पे मगध में शासन किया करता था तो ऑलरेडी पर्सियन आ चुके थे। हालांकि वो सेंट्रल इंडिया तक नहीं आए थे उस समय तक, लेकिन यहाँ पे आ चुके थे। वो क्लियर है। तो अब एक्चुअली होता क्या है समझो, ये आखिरकार ये आते क्यों है। ये 6 सेंचुरी बीसी के आसपास की बात है। पूरी दुनिया में ना धार्मिक बदलाव हो रहे थे, मतलब लोग आपस में एक दूसरे के प्रति धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे। जैसे कि बौद्ध धर्म अपने प्रचार में लगा हुआ था, जैन धर्म अपने प्रचार में लगा हुआ था, आजीविका सेक्ट अपने प्रचार में लगे हुए थे। वैसे ही थ्रू आउट द वर्ल्ड कुल मिला के जो अपने यहाँ थे भारत में 62 प्लस सेक्ट्स थे, वैसे ही सैकड़ों सेक्ट से अधिक, मतलब संप्रदाय से अधिक लोग आपस में धर्म परिवर्तन के लिए सोच रहे थे, धार्मिक बदलाव ला रहे थे। वहीं पे क्या था, ईरान का एक धार्मिक गुरु था जोरास्टर। क्लियर है। जोरास्टर ईरान का एक मतलब पर्सिया का धार्मिक गुरु था, जो कि कंटेम्पररी था किसके, बुद्ध के। और ये जोरास्टर का एक शिष्य था साइरस, ठीक है। तो साइरस आता है यहां पे भारत में धर्म का प्रचार करने के लिए और यहां पे शासन करने के लिए। क्लियर है इतना तक। तो साइरस कौन था, तो फर्स्ट एंशिएंट इंडिया में अगर देखोगे तो पहला ऐसा राजा था जिसका भारत में इन्वेजन होता है, मतलब भारत पर वो आक्रमण करता है। फर्स्ट एवर फॉरेन इन्वेडर, इट वाज द साइरस। गेटिंग माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब पर्सियन में आता कौन कौन से है। एक साइरस, कैम्बिसिस, डायरस, जेरसस और डेरियस 3। तो पहला जो आता है साइरस, वो भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी था। वो क्या करता है, जो काबुल देख रहे हो आप, काबुल वाले इलाके तक पूरा कब्जा कर लेता है, मतलब पूरा का पूरा हथियार लेता है। इसके बाद काबुल का जो नॉर्थ है, काबुल के जो नॉर्थ में इलाका है उसका नाम है कैस्पियन। कैस्पियन को भी अपने कब्जे में कर लेता है, मतलब उस पर राजगद्दी अपना संभाल देता है। तो ये कौन करता है, ये करता है साइरस। क्लियर है। इसका जो बेटा होता है उसका नाम है कैम्बिसिस। कैम्बिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पावरफुल नहीं था, ठीक है। तो लोग इसलिए साइरस को याद रखते हैं, कैम्बिसिस को याद नहीं रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डेरियस या डरायस, जो कि ग्रैंड सन था साइरस का, ठीक है। ग्रैंड सन था साइरस का। इसकी जो चर्चा मिलती है हमें, हेरोडोट्स अपने किताब लिखा था हिस्ट्री में, हेरोडोट्स की किताब में मिलता है। अब हेरोडोट्स कौन था, तो हेरोडोट्स को अभी भी हेरोडोट्स को द फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि पहली बार किसी भी हिस्टोरियन ने ग्रीस वर्सेस पर्सिया के युद्ध के बारे में एक अरेंज वे में लिखा था। मतलब किसी भी युद्ध के बारे में कोई अरेंज वे फॉर्मेशन में पहली बार को लिखा था, उसका नाम था हेरोडोट्स। इसलिए उसको इतिहास का जनक कहा था, इतिहास का पिता कहा था। क्लियर है। तो हेरोडोट्स इसकी चर्चा करते हैं। अब इसने किया क्या कि जो इंडस रिवर है ना, डेरियस ने इंडस रिवर को, इस वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। इसको अधीन करने के बाद याद रखिएगा कि उस समय प्रोविंस, जैसे आज आप बोलते हो
जब ब्रिटिश काल में, जो आप प्रोविंस बोलते हो, जैसे आप स्टेट बोलते हो, वैसे उस समय वो 20वां सत्रप था, शत्रप, या फिर उसको बोलते हैं 20वां प्रांत था, जिसको उसने हथियाया था, मतलब उस पर राज किया था, जिसको युद्ध से जीता था। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए हमारे पास, क्योंकि कुल मिला के 28 प्लस क्षत्रप या प्रांत जो है उसको जीत लिया था उसने, जिसमें से यहां जो था, मतलब इसका जो जीता हुआ 20वां प्रांत था सिंधु नदी वाला, वहां से उसको कुल मिला के 1/3 राजस्व आता था। क्लियर है? यहां तक सबसे ज्यादा राजस्व वहीं से, मतलब रेवेन्यू वहीं से आता था इसको, इसलिए डेरियस ने यहां पे इस पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, एक जेरेसस इंपॉर्टेंट राजा के रूप में आता है, किसके बाद, डायरस के बाद। अब जेरेसस आता है। अब जेरेसस यहां पे इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये तो बाय द वे सिकंदर है, अलेक्जेंडर इसका नाम है, ये जेरेसस मत समझना इसे आप। तो यहां पे आप देखोगे तो पहली बार जो हमारे पास हिस्ट्री में मौजूदा तथ्य हैं, जो हमारे पास कंट्रोवर्सी है, जो हमारे पास एविडेंसेस है, इसके हिसाब से क्या है कि पहली बार जेरेसस ने ही भारतीय सैनिकों को अपने सेना में सम्मिलित किया था। तो इट वॉज क्वाइट बिग मैटर कि आप भारत से, मतलब किसी एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में जा रहे हो भारत के सैनिकों को, इट वॉज अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर दैट। तो जैसे हमें पढ़ाया गया है रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में, अगर आप देखना चाहोगे कि दैट्स व्हाई ऑलवेज द मोटो आई यूज्ड टू से कि रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज कंटेम्पररी, मतलब इट इज कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि हमें यह पढ़ाया गया है कि भारत का अपना कोई इतिहास नहीं रहा था। जैसे कि जो बायसनेस आ गया जब ब्रिटिशर्स ने अपना हिस्ट्री लिखा था, उसमें कहा है कि भारत तो हमेशा से गुलाम था, ये तो एक कंट्री हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे लाइंस बोले गए भारत के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो आवर सोल्जर्स वर टू मच ब्रेव, कि ये अराउंड 500 बीसी, मतलब आज से 2500 साल पहले की बात है। उस समय भारत के जो सैनिक थे वो दूसरे देश में जाकर उनके लिए युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। इट वॉज अ क्वाइट प्राइड मोमेंट फॉर द इंडियंस एज वेल। गेटिंग द पॉइंट? तो जेरेसस ने पहली बार भारतीय सेना में, अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को सम्मिलित किया था। इसकी भी चर्चा कौन करता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है पता है आपको? नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है डेरियस या डेरायस III। ठीक है, ये ईरानी राजा जो था वो अंतिम था। इसके बाद अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है। ठीक है, इसने भी अपने सेना में अलेक्जेंडर के विरुद्ध भारतीय सैनिक को डाला था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि अगर भारत पे वो आक्रमण कर दिया, भारत अगर वो जीत लिया, तो तुम्हारा वो हश्र होगा जो मैंने कभी नहीं किया होगा, मतलब बहुत बुरा हाल कर देगा सिकंदर, ऐसा डरा के रखा गया था। इसलिए भारतीय सैनिकों को अपने सेना में सम्मिलित कर लिया था। फाइनली सिकंदर चूंकि बहुत पावरफुल था, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट इस इलाकों तक पूरा अलेक्जेंडर का अपने हाथ में चला गया और इसकी हार हो गई, डेरियस की हार हो गई थी। ठीक है, अब देखो अब सीन क्या चलता है आगे, कि ये आया था मैसेडोनिया से, अलेक्जेंडर आया था मैसेडोनिया से और डेरियस आया था ईरान से। ये दोनों आपस में कट्टर थे, मतलब 36 का आंकड़ा चलता था। ठीक है, 36 का आंकड़ा। और इसका प्लान क्या था, अलेक्जेंडर का प्लान क्या था, मतलब जो सिकंदर उसका प्लान क्या था, कि मैं पहले डेरियस III को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं धनानंद को खत्म करूंगा। धनानंद कौन था? तो मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला कंटेम्पररी किंग था। ठीक है, कंटेम्पररी तो उसके समकालीन किंग था। कौन? तो धनानंद। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इसने डेरियस III को तो मार दिया। अब डेरियस III ऑलरेडी यूनिफिकेशन कर चुका था इंडिया के। ठीक है, डेरियस III जो था ऑलरेडी इस वाले रीजन का यूनिफिकेशन कर चुका था। तो अब इसके लिए पूरे भारत का रास्ता साफ हो गया था। किसके लिए? अलेक्जेंडर के लिए। तो इसके लिए बहुत आसान हो गया था यहां पे आक्रमण करना। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो धनानंद से लड़ नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन रीजंस। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या रीजन थे इसके लिए वो लड़ नहीं पाता है। अब देखो ये तो फॉरेन इन्वेजन में हमारा पर्शियन इन्वेजन कंप्लीट है। अब देखते हैं ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, ग्रीक इन्वेजन में अलेक्जेंडर आया था लगभग 327 to 325 BC के आसपास, मतलब मात्र 2 साल के शॉर्ट पीरियड के लिए वो आया था भारत में। अब देखो इसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इसका नाम, मतलब अलेक्जेंडर का, सिकंदर का एक्चुअल जो नेम था वो अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। ठीक है, इसके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो को ही अफलातून कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अब रखते नहीं है, छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, पर आपको ध्यान में रखना है। उसके फिर प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। अब सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में, तो सुकरात को ही जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था, तो दैट वाज द अरस्तु। अब अलेक्जेंडर पावर में कैसे आता है, सो समझिए, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। वो क्या होता है कि यूनान एक जगह है। ठीक है, यूनान इधर भारत से इधर एक जगह है। यूनान का राजा था फिलिप। फिलिप के मर जाने के बाद ये सत्ता अपने हाथ में नहीं रहता है। लगभग बात है ये 334 BC के आसपास की। ठीक है, 329 BC के आसपास आते आते वो एशिया माइनर, जिसको तुर्की बोलते हैं, एशिया माइनर से अफगानिस्तान तक पूरा पर्सिया जीत लेता है।
देखो तुर्की समवेयर ओवर हियर, तुर्की से लेके अफगानिस्तान तक ये जो है ना रीजन आप देख रहे हो, ये वाला पूरा रीजन ही जीत लेता है कौन, सिकंदर। ठीक है, इतना पावरफुल था। 327 बीसी के आसपास आते आते वो हिंदुकुश पर्वत जो हमारा खैबर दर्रा है, ठीक है, खैबर दर्रा है, ये वाला जो रीजन है हमारा खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा पार कर भारत आता है। उसके बाद इंडस नदी पे एक पुल बना देता है। ठीक है, इंडस नदी देखो इधर है, इंडस नदी इज समवेयर ओवर हियर। इंडस नदी पे क्या करता है, वो एक पुल बना देता है। ठीक है, पुल बना देता है वहां पे। उसके बाद क्या करता है कि खुद पहले लड़ने के लिए नहीं जाता है वो, अब पहले अपने 2 सेनापति को भेजता है भारत में। एक का नाम था हिपाथिनेस, दूसरा का नाम है पेडकश। उन दोनों को भारत पे भेजता है ताकि तुम जाओ और आक्रमण करो और वहां की खबर हमें लाके दो। ये हुआ कि अलेक्जेंडर पावर पे आया कैसे, लेकिन अब वो आया क्यों था भारत में, इसका रीजन देखते हैं। पहला था कि डेविस 3 को 330 बीसी में हरा दिया था, अब उसके लिए पूरा रास्ता साफ हो गया था। वो डेविस 3 को हराया क्यों था, क्योंकि उसका जो मोटो था, ठीक है, उसका जो मोटो था पूरे भारत विजय में था। ठीक है, उसका जो मोटो था वो पूरे भारत विजय का था, मतलब पूरे विश्व का विजय था। ये यहां से चलना स्टार्ट किया था, पूरा जीतते चला गया था। इसका ये मानना था अलेक्जेंडर, उसके जो साथ में लड़ने वाले लोग थे, इनका ये मानना था कि वो समुद्र देखना था। समुद्र तो उन्होंने देखा नहीं था, यहाँ पे उन्हें समुद्र देख के ईस्टर्न साइड में जाना था, ईस्टर्न साइड में जाके पूरे विश्व को विजय करना था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम ईस्टर्न साइड में चलेंगे तो पूरे विश्व को विजय कर लेंगे। ठीक है, तो डेविस 3 हार चुका था, इसलिए उसके लिए भारत का पूरा रास्ता साफ हो गया, अब उसे रहा नहीं गया। दूसरा ये कि ग्रीक के जो लेखक थे ना, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भारत को बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री के रूप में व्याख्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इसलिए उसका जानना था, मानना था कि भाई वहां से जाएंगे, ढेर सारी संपत्ति को, धन दौलत को लूट के लेके आएंगे। तीसरा ये था कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि भौगोलिक जानकारी मिलती थी, उनका मानना था कि ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में समुद्री विस्तार है, उसको पूरा विश्व जीत सकते हैं। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया कि अलेक्जेंडर आखिरकार पावर में आया क्यों था। नेक्स्ट देखते हैं, जब वो अलेक्जेंडर पावर में आया था उस समय पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या थी, मतलब भारत में जब आया था उस समय कौन से राजा हुआ करते थे और राजा के बीच में मतभेद था, या कौन से राजा के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। अब देखो होता क्या है कि जब वो अलेक्जेंडर भारत में आता है, जब अलेक्जेंडर भारत में आता है, इस वाले रीजन में जब आएगा, तो होता क्या है कि कुछ तो राजा उससे युद्ध लड़ते हैं, कुछ राजा उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब जो राजा उससे युद्ध लड़ते हैं उसका नाम है पोरस, अभिसरस, मालवा ने तो लगभग अलेक्जेंडर को खत्म ही कर दिया था। नेक्स्ट है सुद्रक और नेक्स्ट लास्ट है मस्कावती। ऐसे कुछ जो राज्य थे उन्होंने सिकंदर का अपोज किया था, मतलब उससे युद्ध लड़ा था। जबकि कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया था, इसका नाम है तक्षशिला का अंभी, स्नाराज्य, कोफायस, आश्रवजीत और सैसगुप्त। ठीक है, अब देखो पोरस में और अंभी में 36 का आंकड़ा था, मतलब दोनों आपस के खिलाफ रहा करते थे। ठीक है, इसलिए तक्षशिला का जो अंभी था उसने इसका सपोर्ट किया। ठीक है, अब होता क्या है कि पोरस का शासन जो था झेलम और चिनाब नदी के द्वाब में था। पोरस जो था वो इसके आसपास कहीं था। ठीक है, झेलम और चेनाब नदी के बीच में। इसलिए जब युद्ध होगा तो उसको हाइडेस्पैस के युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर झेलम नदी के पास के युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ हाइडेस्पैस। ठीक है, हाइडेस्पैस, इसको ग्रीक बोलते थे, हाइडेस्पास बोलते थे, और हमारे यहाँ वैदिक काल में झेलम को वितास्ता बोला जाता था, इसलिए हम वितास्ता या झेलम नदी के युद्ध के नाम से जानते हैं इसे। ये युद्ध कैसे शुरू करता है अलेक्जेंडर, किसके किस बीच में होता है, पहले याद रखिए, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। ठीक है, इनके बीच में युद्ध होता है। कहां पे, तो हाइडेस्पास नाम का जगह है, कहां पे, झेलम नदी के पास में। ठीक है, झेलम नदी के पास में हाइडेस्पास नाम का जगह है, तो उसके बीच में युद्ध होता है। हालांकि पोरस जो था बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट के साथ उससे लड़ा, लेकिन वो फिर भी हार गया। इसमें होता क्या है कि कुल मिला के 12,000 सैनिक एवं 12,000 सैनिक मारे जाते हैं और 6,000 के आसपास वो जख्मी हो जाते हैं। पोरस की हार हो गई थी, लेकिन फिर भी पोरस उसके सामने सरेंडर करने से मना कर दिया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्यपाठ वापस कर दिया था, लेकिन ऐसा एक कंट्रोवर्सी है अभी भी, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि ये जो था सिकंदर, तो ग्रीक का था। सिकंदर कहां का था, ग्रीक का था। अब ग्रीक में सबसे नेगेटिव हेटेड पर्सन कोई है तो वो उसका नाम है सिकंदर, क्योंकि उसको पूरे कल्चर को खत्म कर दिया था उसने। ठीक है ना, तो सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन उसको राज्यपाठ लौटाया कि नहीं लौटाया, ये अभी तक की कंट्रोवर्सी का टॉपिक है। अब होता क्या है, जब उसने इसको हरा दिया, झेलम नदी के पास उसको हरा दिया, मतलब बैटल ऑफ हाइडेस्पास में, तो झेलम नदी को पार कर पूर्वी भारत में आता है। अब देखो ये कहां पे था, तो झेलम और चेनाब। ठीक है, तो झेलम और चेनाब के बीच में
एक जगह था, तो झेलम को तो जीत लिया था वो, और उसके बाद चेनाब के पास जाएगा वो, ठीक है, चेनाब नदी पार करते हुए चेनाब को पार कर देगा, साथ में रावी को भी पार कर देगा। और उसके बीच में उसके साथ जो राजा आते रहते हैं छोटे छोटे, ग्लानसाई जैसे राजा, संभुज जैसे राजा को पराजित करते हुए आगे निकल जाता है। अब होता क्या है, जब उसको ब्यास नदी पार करना होता है, ब्यास नदी पार कर उसको मगध पे आक्रमण करना होता है, लेकिन इसके पहले क्या होता है कि सैनिकों में विद्रोह होता है, मतलब सैनिक जो है आपस में रिवॉल्ट कर देते हैं। लेकिन रिवॉल्ट करते क्यों है, सो समझिए। वहां पे उनको पता था कि धनानंद, मतलब जैसे ही आपने ये पार किया, जैसे आपने ब्यास नदी पार किया, तो जैसे ही आप ब्यास नदी पार करोगे तो यहां पे धनानंद इनका इंतजार कर रहा है, ठीक है। धनानंद जो कि चाणक्य का अपमान करता है, जिसके खिलाफ षड्यंत्र रच के चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से धनानंद को हरा देता है, टॉपल कर देता है। अब धनानंद क्या था, बहुत पावरफुल था। उसके पास 8,000 घोड़े, 2 लाख सैनिक और 6,000 हाथी और 8,000 रथ, मतलब चैरियट्स थे, ठीक है। पहला रीजन तो ये था कि धनानंद बहुत शक्तिशाली था, इसलिए लोग डर रहे थे जो सैनिक थे। दूसरा है कि काफी लंबे समय तक ना वो सैनिक जो थे अपने घर से दूर हो गए थे, ठीक है। तो ये 2 रीजन था, इसलिए सिकंदर वहां से वापस चला आता है। अब जो वापस जाता है, तो वापस जाने से पहले वो क्या करता है कि ये जो जगह देख रहे हो आप, इस जगह पे क्या करता है, अपने ब्यास नदी के आसपास है, तो इस नदी पे क्या करता है कि कुल मिला के 12 पत्थर का एक टीला बनाता है अपने जीत के उपलक्ष्य में, ताकि लोग मुझे याद रखें, ठीक है। तो सिकंदर यहां से चलाता है बगदाद वाले रीजन में, बेबीलोन वाले रीजन में। अब सिकंदर करता क्या है, तो सिकंदर एशिया माइनर जो तुर्की वाला रीजन है उसे, सीरिया, मिस्र, ईरान, इराक, सिंध, गांधार, कंबोज, ये सारे चीज जीत लेता है, ठीक है। ये कंबोज वगैरह इधर है, इन सभी को जीत लेता है। और इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि उस समय तक ग्रीक के लोगों को जितनी जानकारी थी दुनिया की, उन सभी को उसने जीत लिया था। क्लियर है। अब अलेक्जेंडर वापस तो चला जाता है, लेकिन वापस जाता कैसे है, 325 बीसी के आसपास की बात है जब वो वापस जाता है। तो वापस जाता है तो उसने क्या किया, अपने जीते हुए क्षेत्र को 3 भागों में मार देता है। एक देता है फिलिप को, दूसरा देता है पाइथन को, तीसरा देता है ऑक्सीरेट्स को, ठीक है। बाकी के जो क्षेत्र थे वो बाकी के राजाओं को देता है, ठीक है। जो राजा जीतते गए हारते गए उससे, ठीक है, उसको देते चला गया। एक्चुअली सारे ही हार गए थे, जैसे कि अंबी को दे दिया तक्षशिला वाला रीजन, और पोरस को दे दिया झेलम और चेनाब वाला रीजन, ठीक है। एक्चुअली पोरस का शासन जो था वो झेलम और चेनाब के बीच में ही था, झेलम और चेनाब के बीच में, तो इसलिए उसको ये वाला रीजन दे देता है। अब पाटला पहुंच के, पहले तो पाटला पहुंच गया, ठीक है। पाटला क्या है, तो डेल्टा नदी है, मतलब इट्स अ डेल्टा ऑफ इंडस रिवर। तो पाटला पहुंच के वो क्या करता है, सेना को 2 भागों में बांट देता है। एक को भेजता है तुम समुद्र के रास्ते जाओ, एक को भेजता है तुम थल के रास्ते जाओ। क्लियर है। अब समुद्र के रास्ते कौन जाता है, तो निर्याक्ष जाता है, और जमीनी रास्ते से कौन जाता है, तो सेनापति जो है उसका सेल्यूकस निकेटर जाता है। अब देखो सेल्यूकस निकेटर को लेकर 2 थ्योरी है स्कॉलर्स के हिसाब से। सेल्यूकस निकेटर एक कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट राजा था जो कहीं पर्सिया वगैरह रीजन से आया था। दूसरा कहते हैं कि नहीं, सेल्यूकस निकेटर जो था वो इसके साथ ही आया था और इसका सेनापति था, मतलब इसके जो गवर्नर्स बन के रह गया था, ठीक है। उसको साथ में सिकंदर लेके चला गया था। अब जब वापस जा रहा था सिकंदर कैसे जाता है, देखो 2 पार्ट्स में तो बांट दिया था, एक तुम जाओ जल के रास्ते और खुद चलाता है वो थल के रास्ते। तो जब थल के रास्ते जाता है तो उसका जो एक हेल्थ है वो खराब हो जाता है, बेबीलोन में जाते जाते, आज का जो बगदाद वाला रीजन है वहां पे जाके, इराक वाला जो रीजन है वहां पे जाके वो बीमार हो जाता है। ऐसा कहा था कि मच्छर काटने से बीमार हो गया था। तो जून 323 बीसी के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी उम्र उस समय होती है 33 वर्ष। अब देखो समुद्री रास्ते जाने से फायदा ये हो गया हमारा कि हमें एंशिएंट ग्रीक का रास्ता पता चल गया समुद्री रास्ते से, ठीक है। दूसरा ये कि चूंकि वो जा रहा था तो जितने भी रास्ते में आते गए सबको क्लियर करते चला गया। इसके फायदे क्या हुआ, इसके फायदे ये हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जब आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए मगध बहुत जल्दी टॉपल कर देता है सारे राज्यों को, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिफिकेशन करते चला जा रहा था। अब नंद वंश के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने फिलिप और पाइथन दोनों को पराजित कर दिया था। अब देखो नंद वंश खत्म हो गया था, धनानंद, ठीक है। तो उसके बाद आता है कौन पावर पे, उसके बाद आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिलिप को और पाइथन दोनों को खत्म कर दिया था। इसके बाद इस वाले एरिया को कंसोलिडेट कर देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि सिकंदर को विश्व वेता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय विश्व के जानकारी जितने भी लोगों को थी उन सभी क्षेत्रों को वो जीत चुका था। अब देखो आएगा कोई भी जब राजा आएगा या फिर कहीं भी जब आक्रमण होता है तो 4 तरीके के इंपैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। सोशल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट और कल्चरल इंपैक्ट।
तो सोशल में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में और कल्चर में क्या क्या इंपैक्ट हुए थे ये हम देखते हैं। पहला होता है पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन में क्या होता है कि इंडो ईरानियन व्यापार को बढ़ोतरी मिल गई। क्यों? क्योंकि जब पर्शियन लोग आ गए थे वहां पे, ईरानी लोग जब आ गए थे, तो जाहिर सी बात है वो अपने यहाँ के प्रोडक्ट लाके बेचेंगे और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट ले आके खरीद के ले जाएंगे, इसलिए व्यापार बढ़ गया था। दूसरा ये हुआ था कि इंट्रोडक्शन हुआ था एक सिग्लोइड और डेल्टोइड कॉइन का। सिग्लोइड और डेल्टोइड कॉइन क्या होता है? जो चांदी सोना का कॉइन होता है। जैसे कि सिग्लोइड मतलब चांदी, उस समय के चांदी के सिक्के को सिग्लोइड कॉइन कहा जाता था। ठीक है। अब चूंकि होता क्या है कि भारतीय सैनिकों को उन्होंने युद्ध में शामिल किया था, इसलिए क्या होता है कि उनका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। सभी देश वालों को लगता है कि इफ अ पर्सन फ्रॉम हिज ओरिजिन कंट्री कैन गो टू फाइट टू द अदर कंट्री विदाउट एनी हेजिटेशन, ही मस्ट बी ब्रेव। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ गई थी। उसके बाद क्या होता है कि खरोस्ती लिपि हमें यहीं से मिलती है। खरोस्ती लिपि समझते हो? जिसका अशोक इंस्क्रिप्शन में यूज होगा। ठीक है। अशोक जो अपना शिलालेख अभिलेख लिखवाएगा, तो उसने स्क्रिप्ट में, खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखवाया था। आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फर्क पता है ना? SCRIPT, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। स्क्रिप्ट क्या होता है कि जो आप देख पा रहे हो लिखा हुआ, दिस इज द स्क्रिप्ट। अब लैंग्वेज कौन सा है ये डिपेंड करता है। जैसे आप ऐसी चीज लिखा के हिंदी लैंग्वेज में लिखवा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवा रहे हो, लेकिन स्क्रिप्ट वो होता है जिसे आप देख पा रहे हो, लैंग्वेज वो है जिसे आप बोल पा रहे हो। क्लियर है? इतना सिंपल सा है। अब उसके बाद क्या होता है कि पर्शियन आर्ट। अब पर्शियन आर्ट में हमें मिलता है क्या? मौर्य के स्तंभ। अब देखो ये जो पर्शियन आर्ट है ना, ऐसा कहा जाता है कि इस फील्ड में क्या किया था जो मौर्यन डायनेस्टी थे, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V। मतलब उनका ऐसा कहना था कि जितना भी यहां से उन्होंने सीखा वो सबको अपने राज्य में लेके चले आए। मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से क्या है कि इट वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट रेप्लिका ऑफ एवरी कल्चरल डिस्क्रिप्शन। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कुछ उसके इन्फ्लुएंसेस थे। ठीक है। यहां पे जैसे कि कुछ पिलर बनाए गए थे, कुछ अन्य कलाकृति भी बनाए गए थे। और पर्शियन के हिसाब से, मतलब जैसे पर्शियन ने जीत लिया था वहां पे टोटल नॉर्थ वेस्ट इलाके को। ठीक है। तो पर्शियन जैसे जीतते चले गए, उसके बाद क्या हुआ था कि सिकंदर के लिए, मतलब जो अलेक्जेंडर के लिए है, वो रास्ता खाली होता चला गया ताकि तुम चले जाओ इंडिया में। क्लियर है? अब होता क्या है कि शासनकाल कैसे चलता है? सबसे पहले पर्शियंस आए थे। ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर आया जो ग्रीक का था। अलेक्जेंडर के बाद उसके गवर्नर्स जो उसको सौंप को चले गए थे, तो अलेक्जेंडर पाइथन था। ठीक है। पाइथन था हमारा, फिलिप था, ऑक्सरेट था, ये सब शासन कर रहे थे। और उसके गवर्नर्स को हरा के मौर्यन का चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे अपना शासन स्थापित किया था। क्लियर है यहां तक? अब देखो लास्ट इंपैक्ट देखते हैं, जो दूसरा था ग्रीक इन्वेजन का। क्योंकि होता क्या है कि सिकंदर के साथ, जो अलेक्जेंडर है उसके साथ क्या था कि बहुत सारे इतिहासकार आए थे। इसकी वजह से, इससे पहले क्या था कि भारत में इतिहास लिखने की प्रचलन नहीं थी। इतिहास बहुत मजबूत थे यहाँ पे, लेकिन लिखने की प्रचलन नहीं थी। तो इसलिए भारत में इतिहास लिखने की प्रेरणा मिलती है किसके आने के बाद? अलेक्जेंडर के साथ इतिहासकार जो आते हैं उसके बाद। अलेक्जेंडर ने क्या किया था कि टोटल नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, ठीक है, टोटल नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या कर दिया था? यूनिफिकेशन कर दिया था। मतलब जो टोटल नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो सिकंदर के कब्जे में आ गया था। अब जो भी राजा आएगा सिर्फ उसे इसे हराना होगा, भले ही वो पावरफुल हो जाएगा, लेकिन हराना किसी एक को होगा। क्लियर है? अब ऐसा कहा जाता है कि मतलब इस नॉर्थ वेस्ट इलाकों में जो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सत्ता स्थापित किया था, वो कैसे किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हरा के। और सेल्यूकस निकेटर का मैंने दो थ्योरी आपको पढ़ा दिया है कि एक तो क्या, एक सोर्स ये कहता है कि सेल्यूकस निकेटर जो था, एक तो इसका गवर्नर था, दूसरा अलेक्जेंडर का। दूसरा सोर्स ये कहता है कि सेल्यूकस निकेटर खुद का एक राजा था, मतलब खुद पर्शियन या ग्रीक के आसपास से आया था, उस वाले इलाके से आया था, और वो किसी के अंडर एक मंत्री के रूप में कभी काम नहीं किया था। अब कल्चरल एक्सचेंज में आप देखोगे तो उसमें क्या था कि सेल्यूकस निकेटर, इसकी बेटी थी हेलेना। ठीक है। हेलेना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी सालों तक रही थी। ऐसा एक थ्योरी ये भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ शादी भी कर ली थी। और इसके दो थ्योरी, एक थ्योरी कहता है कि शादी कर ली थी, दूसरा कहता है कि शादी नहीं किया था। ठीक है। ये सारे स्कॉलर्स के मैटर है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 7 साल के ब्रीफ पीरियड के लिए रहा था। इसने इंडो ग्रीक व्यापार को बढ़ावा दिया था मेगास्थनीज की वजह से। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका। ठीक है। अब इंडिका के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इंडिका जो बुक है वो आज तक जो ओरिजिनल बुक है वो मिली नहीं है। इसके रेप्लिका जो मिलते हैं, मतलब इससे इन्फ्लुएंस है कि ढेर सारे हिस्टोरियंस ने लिखा था इंडिका के बारे में कि हाँ इंडिका में ऐसा लिखा जाता था, इंडिका में ऐसा लिखा जाता था, लेकिन इंडिका का जो ओरिजिनल बुक है वो आज तक मिला नहीं है। ठीक है। जो मेगास्थनीज ने लिखा था। अब आर्ट एंड कल्चरल एक्सचेंजेस में देखा जाता है कि आपको गांधार कला यहीं से मिलता है। ठीक है। ये आपको गांधार कला मिल जाता है। ये हमारे हेलेना, यह गांधार कला का प्रचलन
और ये पंच मार्क्स कॉइन, ठीक है। पंच मार्क्स मतलब कि एक कॉइन्स होते हैं जिसपे हम लोग पंच मार्क करते थे ताकि फोर्सफुली इनग्रेव किया था तो वहां पे जो पिक्चर्स थे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देके फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस था नहीं, साइरस था नहीं, सुकरात था नहीं, अरस्तु। डेरियस का शिक्षक कौन था? अरस्तु, आपने अभी भी देखा है। नेक्स्ट, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अब वो कौन था जो जिसके साथ सिकंदर की लड़ाई हुई थी? उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है। अंबी के साथ लड़ाई होती है? नहीं। पूर्व के साथ तो होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है? नहीं, कंटेम्पररी थे पर उसके साथ गया नहीं वो। महापद्मनंद? नहीं, ये तो अर्लियर किंग था, तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहां पे? हाइडेस्पीज में, झेलम में, पानीपत में और तराइन में। उसने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीज में। झेलम नाम के नदी के किनारे था हाइडेस्पीज एक जगह, वहां पे लड़ाई लड़ी थी, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगर ये हाइडेस्पीज नहीं होता तो इसका झेलम आंसर होता। नेक्स्ट, सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? कहां पे था वो? तो झेलम नदी पे। रावी नहीं था, सतलुज भी नहीं था, चेनाब भी नहीं था, मतलब झेलम नदी के आसपास में, मतलब एक साइड में ये, दूसरे साइड में ये पड़ाव डाला था, उसके बाद लड़ाई हुआ था उनके बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के जो किताबों स्कॉलर्स के हिसाब से सिकंदर महान कहा था उसे, तो सिकंदर के जो सैनिक थे तो सैनिक ने रिट्रीट कर दिया था, कि रिवॉल्ट कर दिया कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? उनके पीछे दो डर था, एक तो धनानंद था सामने, दूसरा ये कि काफी दिन हो चुका था उनके अपने घर से दूर हुए। तो महापद्मनंद नहीं था जो कि सिकंदर महान से डरते थे, धनानंद था, नेक्स्ट है सुकल्प नहीं था, और चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? उत्तर भारत पर, ठीक है, मतलब अगर आप ये देखोगे तो उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो ये नंद था, मौर्य था, मौर्य तो आया नहीं था, शुंग राजवंश नहीं आया था, कण्व राजवंश नहीं आया था, तो नंद राजवंश का शासन था उस समय, ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पे हो गई थी? फारस में? नहीं। बेबीलोन में? हाँ। मैसेडोनिया में? नहीं, यहां से तो जन्म हुआ था उसका। तक्षशिला में? नहीं, इसलिए ऑप्शन उसका हो जाएगा बी। बेबीलोन कहां है? आज के बगदाद इराक वाले रीजन में। नेक्स्ट, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिए। मैंने आपको पढ़ाया था 327 से 325 के आसपास तक भारत में वो रहता है। पहला स्टेटमेंट ये है, सही में छोड़ दिया था। नेक्स्ट, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके बीच में लड़ाई हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो धनानंद से भी नहीं लड़ा था, क्योंकि उसके सैनिक जो थे रिवॉल्ट कर दिए थे। असर्सन सही है, 2 साल बाद चले गए थे वापस। ए तथा आर दोनों सही है, ये तो गलत है, नहीं है, रीजन सही है। ए तथा आर दोनों ही सही है, परंतु दोनों सही तो है ही नहीं। नेक्स्ट, ए सही है परंतु आर गलत है। जी बिल्कुल, ए सही है, मतलब असर्सन सही है, 2 साल में चला गया था, परंतु रीजन गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आपको पढ़ाऊंगा मैं मौर्य एम्पायर कैसे खड़ा होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का रोल क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते कौन कौन से राजा है, कैसे चाणक्य टॉपल कराता है चंद्रगुप्त मौर्य से, इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक